ये क्या असर करेगा? कहते हैं राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा अहम होती है। परसेप्शन ने ही विपक्ष को सत्ता से बाहर किया और परसेप्शन ने ही ब्रांड मोदी को लगातार तीसरी बार देश की कमान सौंपी। एक्सपर्ट कहते हैं कि 2014 के पहले की उदासीन राजनीति के पन्नों को उम्मीदों के पन्नों से ब्रांड मोदी ने भरा। 2024 के लोकतांत्रिक लड़ाई तक मोदी को लेकर यही परसेप्शन और मजबूत हुआ है कि मोदी एक विजनरी लीडर हैं, पॉजिटिव सोच वाली राजनीति करते हैं, लक्ष्य आधारित काम करते हैं। यही उन्हें एक भरोसेमंद नेता बनाता है और ये कि मोदी जो प्रण लेते हैं उसे पूरा करते हैं। तो क्या इसी परसेप्शन को खंडित न कर पाने की हताशा में विपक्ष अपनी राजनीतिक लाइन लंबी खींचने के बजाय एक नैरेटिव ये सेट करने में लगा है कि मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, चुनाव आयोग मोदी के कंट्रोल में है, मुख्य चुनाव आयुक्त विपक्ष की नहीं सुनते। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हरगिज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। जब हार पर हार मिलती हो तो हताश मन को आंगन टेढ़ा दिखता ही है, लेकिन विपक्ष के लिए दुर्भाग्य ये है कि आंगन के टेढ़े होने की कहावत और उसका मतलब हर हिंदुस्तानी जानता है। आप देखिए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली टैगलाइन के साथ राजनीति में एंट्री करने वाला गुट किस तरह की मोहब्बती लाइन पकड़ रहा है। ये कि बीते एक साल में जातीय राजनीति को उभारने की पैंतरेबाजी चली, मोहब्बत और हक के नाम पर समाज में जाति भेद को बढ़ाने का फार्मूला अपनाया गया, यहाँ तक कि भाषाई भेद को उभार कर सत्ता के लिए अलग ही राजनीति तानी गई और संवैधानिक संस्थाओं पर संदेह पैदा करने की कोशिश हुई। सो अलग पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। मोहब्बत की दुकान वाले सियासी दुकानदार जब चुनाव आयोग पर संदेह जता रहे होते हैं, अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे होते हैं, तब वो महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की पिटाई पर मौन साध लेते हैं। इंडी गठबंधन के एक अहम हिस्से शिवसेना उद्धव गुट के कारकुनों का ताजा कांड देखिए। मुंबई से सटे विरार में एक टैक्सी ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी गई। सरेआम इस टैक्सी ड्राइवर को उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीटा और फिर मराठी न बोलने पर कान पकड़कर माफी भी मांगी। देश में विपक्ष की राजनीति एक अलग ही लेवल पर चल रही है। बिहार की अलग, बंगाल की अलग, महाराष्ट्र की अलग, यूपी की अलग। सारे राज्यों में एक बात कॉमन है, विपक्ष का एक बड़ा असरदार हिस्सा इन प्रदेशों में उन राजनीतिक पार्टियों का है जो एक परिवार से जुड़ी, चाहे कांग्रेस हो, बिहार में आरजेडी हो, यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बंगाल में टीएमसी हो या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट या फिर राज ठाकरे की एमएनएस या फिर कांग्रेस। मोदी कल्ट को काउंटर करने के लिए साम दाम दंड भेद टाइप फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। फिर चाहे महाराष्ट्र में मुंबई में बीएमसी इलेक्शन के पहले उद्धव राज का मराठा बनाम हिंदी के मुद्दे को हिंसा वाली हवा देना या फिर यूपी बिहार में जाति भेद वाला दाम, सारी कोशिश बस इतनी है कि किसी तरह मोदी के विकास वाली राजनीति पर ब्रेक लगे।
क्या ये विपक्ष का एक बेचैनी भरा संघर्ष है अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को बचाने का? क्यों कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपनी पारिवारिक पार्टियों की साख बचाने के लिए और सत्ता को फिर से परिवार में लाने के लिए ये पार्टियां किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं क्या? एंटी मोदी राजनीति के साथ क्या भेद, भ्रम और भावनाओं को भड़काने की लकीर पर बिछाई जा रही है? हार की हताशा, नकार दिए जाने की निराशा और खत्म हुई प्रत्याशा में विपक्ष की पॉलिटिक्स क्या भेद और सिर्फ भेद के फॉर्मूले पर अटकी है? क्या मोदी को काउंटर करने के लिए विपक्ष के पास सकारात्मक राजनीति का एक भी कोना नहीं बचा? पर ये वही दो नवाब है जो ईसीआई से नहीं, ईएमआई से, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा से ग्रसित है और इसलिए परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं। उस समय पर भी रखा और आज भी। जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है, वरना कर्नाटका तेलंगाना में चुनाव आयोग ठीक है। जब तेलंगाना में 22 लाख वोट कटते हैं तब वो कांग्रेस पार्टी को भाता है, क्योंकि तब तो इंटेंसिव रिवीजन ठीक होता है। विपक्ष की भ्रम और भेद की राजनीति से अलग ब्रांड मोदी की राजनीति दुनिया में भारत को अलग पहचान देने की है। पिछले हफ्ते 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी को 4 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, जो बताता है कि ग्लोबल साउथ में भारत एक मजबूत प्लेयर के रूप में बीते 1 दशक में उभरा है। The world order created after the Second World War is changing fast. The revolution in technology, the rise of the global south, and shifting demographics are contributing to its pace and scale. मोदी के लिए चुनौती 3 साल अपनी ओर खींचा है। बदलती जियोपॉलिटिक्स में भारत के रोल और रिफॉर्म्स पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक अलग तरह के टैरिफ फेडरलिज्म यानी कर सामंतवाद की व्यवस्था के साथ अपनी दूसरी पारी खेल रहे हो। जिस तरह से पीएम मोदी ने फिलहाल ग्लोबल साउथ की अपनी मुहिम पर फोकस किया है, उसे लेकर ऐसा लगता है कि वो इस रीजन में भारत की एक निर्णायक भूमिका को लेकर अब बेहद गंभीर है। The scale and speed of change in the world is unprecedented. There are fundamental shifts in the nature of politics and power. Free trade is under pressure. There are growing global divisions, disputes, and disparities. The voice of the developing world remains on the margins. India has always tried to bridge this gap. It is time for us to work together to give the global South its rightful seat at the right table. मोदी का ग्लोबल साउथ के साथ भारत के मजबूत रिश्ते और एकजुटता का सूत्र कितना असरदार हो सकता है, ये बात विकसित देश बखूबी समझते हैं। बदलते वक्त के साथ अब अफ्रीकन देशों के अलावा